नो न्यूज़ अर्ली व्यूज़ पर आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है संस्कार धानी के दशहरा महापर्व। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे भारत की पूरी संस्कृति दिखाई देती है। जहाँ एक तरफ गुजरात का गरबा दिखता है, वहीं पंजाब का भांगड़ा और दशहरा पंजाबी दशहरा है और मध्य प्रदेश है, आदिवासी कल्चर भी है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। एक पूरा भारत दशहरे के अवसर पर जबलपुर में दिखाई देता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश बी धीरावानी और सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और इस बात की बधाई देते हैं कि आपको अभी 2-2 सम्मान मिले हैं, पुरस्कार मिले। एक इंटरनेशनल और एक भारत के। डॉक्टर साहब, जबलपुर में गुजराती गरबा का क्या इतिहास रहा? कब से शुरू हुआ? जबलपुर में जो गुजरातियों का आगमन हुआ है, वह 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गया था। जहाँ तक हमारी जानकारी है, 1904-5 के लगभग हमारे यहाँ के ये मोहनलाल हरगोविंदास वाले जो हैं, ये आए थे और उसके बाद प्रमाणिक कंपनी वाले जो हमारे हार्डवेयर का काम करते थे, वे लोग आए और उसके बाद फिर हमारे परिवारजन, विशेषकर हमारे जो ससुर साहब के परिवार से परदादा उनके, वे यहाँ जबलपुर आए। ये लगभग आए हैं 1905-6 के दौरान। और जब ये कुछ परिवार यहाँ पर मिल गए तो सन 1928 में इन लोगों ने गिरजी गोविंद जी के प्रांगण में एक अपना गरबा प्रारंभ किया। कुछ समय वहाँ होता था, कुछ समय मोहनलाल रघुविंदास जी के बंगले पे हुआ करता था। पुराना बंगला जो शंकर भगवान के मंदिर के सामने राइट टाउन में है, वहाँ उनका गरबा हुआ करता था। और ये जो कॉरपोरेशन ने जब अलग अलग समाजों को ज़मीनें दी, तब गुजराती समाज को भी लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन ये महाकाल में दी और वहाँ पर 1928 में भी गुजराती मंडल का गठन हुआ और तब से नियमित रूप से वहाँ गरबा नवरात्रि के 9 दिनों तक होता है, पूरा पारंपरिक। आज हर जगह गरबा की धूम होती है। गुजराती गरबे में ऐसा क्या खास होता है? इसके बारे में आप बताना चाहें कि गुजरात के गरबे में क्या-क्या चीज़ें नई होती या परंपरागत होती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि बैठकी दिन जो प्रथम दिवस होता है नवरात्र का, जो कल था, प्रॉपर पुरोहित को बुलाकर हमारे कलश की, तो गरबा कहते हैं, जो कलश रहता है उसको गरबा कहते हैं, माता जी की वो गरबा के रूप में रहते हैं, उसकी स्थापना की जाती है और वह अखंड दीप पूरे 9 दिनों तक 24 घंटे जलता है। उसकी देखरेख करने वाले हमारे समाज की महिलाएं, समाज के कुछ पुरुष, बच्चे, वो उसकी देखरेख करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजन की का प्रारंभ होता है मुहूर्त देख के। और फिर उस गरबे के आसपास, जिस उस गरबे को अगर आप कभी आए हों वहाँ पर महाकाल गुजराती मंडल में, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक चांदी का अ, एक ऐसा स्टेज जैसा बनाया हुआ है जिसके अंदर गरबे की स्थापना होती है। और वो, अब पहले हम लोग मिट्टी का रखा करते थे, अब हम लोगों ने चांदी का बनवा लिया है। उसमें दीपक को माता जी के रूप में देखते हैं, माता जी की तस्वीर लगी हुई है। पूरा शाम को प्रारंभ करने से पहले गुजराती में माता जी की आरती होती है और सबसे पहले पुरुषों का गरबा, फिर महिलाओं का गरबा, पुरुषों के डांडिया, फिर महिलाओं की डांडिया, पूरे विधि विधान के साथ में वहाँ पूरी पवित्रता के साथ सब अपने गुजराती परिधानों में आते हैं। जो पुरुष हैं सब कुर्ते पजामे में, महिलाएं सब साड़ी में, जो चनिया चोली होती है, जो घाघरा चोली होती है, उसमें पारंपरिक तरीके से मनाते हैं और वो पूरी पवित्रता के साथ होता है। और जो वहाँ के भाव भंगिमा रहती है, आप किसी के भी चेहरे पे देखें, एक अलग टाइप की उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, एक उत्साह होता है। और वहाँ पर कोई ऐसी फैशन परेड जैसी चीज़ नहीं। सारे जो दर्शक भी जो रहते हैं, समाज के सारे बुजुर्ग, महिला, पुरुष, सभी उस समय आते हैं। समाज आपस में मिलता है, सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और इस तरह से
विधि विधान के साथ 9 दिन तक ये गरबा चलता है, क्योंकि हमारे समाज में व्यवसायी लोग ज़्यादा हैं, तो 9:30 10 बजे तक फुर्सत हो पाते हैं। महिलाएं बच्चे सब 9 बजे आ जाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद गरबा प्रारंभ होता है। प्रॉपर जो माता जी के जो गरबे होते हैं वो भजन गा के होते हैं। और हमारे यहाँ के ही जो बच्चे हैं, पहले हम लोग ढोल नगाड़ों पर किया करते थे। हमारे समाज के लोग ही ढोल नगाड़े और मंजीरे के साथ में गरबे होते थे। अब चूँकि आधुनिक युग में हमारे जो बच्चे हैं कुछ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ड्रम के साथ में उसमें ढोल नगाड़ा और सब तरह की चीज़ें होती हैं और ऑर्केस्ट्रा पूरा होता है। और हमारे समाज के ही बच्चे उसको सीख के और वो बजाते हैं और उसकी थाप पर, उसकी धुन पर ये गरबे पूरी सही तरीके से। दोस्तों, लगभग 96 वर्ष हो चुके हैं गुजराती मंडल जहाँ पर मढ़ा ताल में गरबा का एक पूरा विस्तार हुआ है और ज्योति स्वरूप माँ की एक स्थापना होती है गरबा कलश, जिसमें कि माँ को ध्यान में रखा जाता है। आदिशक्ति माँ जगत जननी का एक स्वरूप होती है ज्योति, और उसी ज्योत के सामने गरबा होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि धीरे धीरे कुछ चेंजेज आए हैं, म्यूजिक में चेंजेज आए हैं, पर जो गरबे की परंपरा है वो वही वो है। गरबे वही पारंपरिक जो पुराने हैं, जी जी। वही चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ के चाहे नौजवान, नवयुवतियाँ हों, बुज़ुर्ग हों, सारे लोग, बहुत सारे लोग, मैं ये कहूँगा, इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं। जी जी। और वो सिर्फ़ फलाहारी चीज़ें और मेरे ख़्याल से जो पुराने ज़माने में था कि 9 दिनों में पूरी सात्विकता के साथ जब आप उपवास करते हैं, तो आपका जो शरीर के अंदर के जो विकार हैं जो। विकार हैं, वो सब निकल जाते हैं। और साथ में लोगों का वज़न भी एकदम कंट्रोल हो जाता है, सारी तरह की बीमारियाँ भी भाग जाती हैं। तो उसका धार्मिक कारण यही रहा होगा और मैं उसके पीछे विज्ञान देखता हूँ। वैज्ञानिक कारण है कि अगर आप इस तरह से लिमिटेड चीज़ें और अच्छी चीज़ें खाएँगे और उसमें एक्सरसाइज़ भी बहुत होती है, लोगों को पसीना भी निकलता है। तो एक तरह से धार्मिक तौर पे जब हम माताजी की आराधना करते हैं, साथ में हमारा स्वास्थ्य का भी विकास होता है। तो दोस्तों, हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, त्योहारों में भी एक अलग तरह का विज्ञान काम करता है। हम स्वास्थ्य की भी एक तरह से अपने खुद के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं और परमपिता परमेश्वर माँ जगत जननी के ध्यान में भी खो जाते हैं। हमारा पूरा भारतीय संस्कृति का जो वाङ्मय है, उसमें एक तरह से ऐसी परंपराओं का विकास है। गुजरात में अगर गरबा है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, हर जगह कहीं न कहीं बड़ी धार्मिकता के साथ लोग आते हैं, जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है, जबलपुर में गुजराती समाज लगभग कितना है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि लगभग 25 से 30 हज़ार घर होंगे। अभी भी कई घर संयुक्त परिवार हैं। कुछ 20 एक साल पहले हम लोगों ने एक जनसंख्या का आकलन किया था, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस समय लगभग 70 से 80 हज़ार लोग थे। अब चूँकि जनसंख्या बढ़ी है, तो 1 लाख के लगभग गुजराती समाज की जनसंख्या यहाँ होना चाहिए, बच्चे बूढ़े सभी मिलाकर। इस दौरान ये ज़रूर हुआ है कि जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन यहाँ से पलायन करने वालों की भी संख्या बढ़ी है। लोगों को जहाँ-जहाँ मौका मिला, बच्चे बाहर पढ़े, वहीं सेटल हो गए। कुछ लोगों को अपने व्यापार की वजह से वापस गुजरात जाना पड़ गया। तो इस तरह से कुछ परिवारों के पलायन भी हुए हैं। ऐसा अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा नहीं हुआ कि कोई नए परिवार आके यहाँ बसे हों। बहुत ही कम कोई नौकरी पेशा वाले टेम्परेरी आते हैं और आके चले जाते हैं। बैंक के जॉब करने वाले या इस तरह के जो लोग जो नौकरी पेशा में सरकारी नौकरी में हैं, वो आते हैं, 3-4 साल रहे और चले गए। कुछ हमारे आर्मी के भी जो भाई हैं, जो यहाँ पर पोस्टेड रहते हैं, उसमें कुछ सैनिक होते हैं, कुछ ऑफ़िसर्स होते हैं, तो सीधे हमारे संपर्क में आते हैं, तो हम लोग उनको भी आमंत्रित करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है इस उत्सव की कि आपस में समाज के लोगों में एक स्नेह प्यार बढ़ता है। जब 1 साल में 1 बार इस तरह से मिलते हैं और दोस्तियाँ बढ़ती हैं, कई रिश्तेदारियाँ भी बन जाती हैं आपस में और बड़ा भाईचारे का वातावरण रहता है। और
मैं ये कहूँगा ये उत्सव बहुत ही अच्छा उत्सव होता है। इसका समापन हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन फिर से समाज मिलता है और उस दिन हम लोग खीर वगैरह बनाते हैं और सबको प्रसाद बाँटते हैं। भोजन होता है सबका साथ में और फिर उसके बाद फिर अगला आता है नव वर्ष मिलन। इसमें दिवाली के दूसरे दिन जब परमा होता है, उस दिन चूँकि हम लोग गुजराती लोगों का एक नया वर्ष प्रारंभ होता है। नव वर्ष मिलन हम लोग दिवाली के दूसरे दिन भी करते हैं। उस समय सारा समाज जुटता है और आपस में बैठ के एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं नए वर्ष की, शुभकामनाएँ देते हैं, भोजन के साथ इस पूरे कार्यक्रम का। दोस्तों, ये डॉक्टर धीरा वानी से बातचीत हुई और जिस तरीके की बात आती है कि जबलपुर में बहुत ही सम्मान के साथ गुजराती समाज अपने पारंपरिक संस्कृति विरासत को न सिर्फ संजोए हुए है, बल्कि उसका विकास भी हो रहा है। बस जो एक चीज़ है जिसको कि आपको समझने की ज़रूरत है कि हम अगर अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र के लोक परंपरा और लोक महोत्सवों को बचाए रखेंगे, तो भारत की पहचान और भी निखर के सामने आएगी। दो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस।